Dear students, welcome back to Sankalp Competitive Classes. Today, I myself, Ghazala Noor, I'm your legal studies teacher and teach you here regarding the CUET, that is a Common University Entrance Test exam, which was held in 2023. And our target will be the subject related, the legal studies, and today will be your second lecture regarding the Supreme Court and its jurisdiction. Without wasting the time, let's begin with the Supreme Court and its jurisdiction. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि jurisdiction होती क्या है, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम जिसको हम यूनियन जुडिशरी भी कहते हैं, आपके आर्टिकल 124 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट एज अ जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी आपके आर्टिकल 124 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो सेटअप हुआ था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड in under the regulating act of 1773. I repeat here because this is a very important topic and this is a very important on the point of question that regulating act क्या था। उस टाइम ये एस्टेब्लिश हुआ विलियम ने, हमारे फोर्ट विलियम में, हमारे कैलकाटा में हरीलाल जी जो थे, दैट वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि वो हमारे एज अ गार्डियन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो विच वाज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, दैट वाज आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और उसकी जूरिस्डिक्शन को जानने के लिए आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को हमने बोला है इट इज द वेरी एसेंस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल का यहाँ पे मतलब है कि फेडरल वो चीज है जहाँ पे आपकी जो डिवीजन ऑफ पावर्स है इन बिटवीन सेंटर एंड अ स्टेट। ठीक है, सेंटर और स्टेट की बात आ गई, डेफिनेटली हमारे जो गवर्नमेंट्स भी है वो सेंटर और स्टेट में ही है। एट प्रेजेंट we all know that there are 31 judges in a Supreme Court, including one Chief Justice of India. ठीक है, and 30 other judges will be a normal judge. Originally जो पहले जब आपका सुप्रीम कोर्ट बना, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट की जो हायरार्की थी या सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट थी जजेस की, दैट वाज फिक्स्ड एट इंक्लूडिंग वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। ये हमारा पहले का सेटअप था। उसके बाद जब इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद जो एट प्रेजेंट है वो है हमारे 31 जजेस इंक्लूडिंग वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पहले भी बोला है कि दैट वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वाज सिचुएटेड इन अ दिल्ली, दैट वाज नेवर एवर ट्रांसफर्ड, प्रोवाइडेड इफ देयर इज एनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है या उसको ट्रांसफर करना है, उसके पे उसकी सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर with the approval from the president. प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है, with the consultation of the other judges या कुछ भी, तो वो आपके प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। लेकिन it was never ever declared by the constitution that the seat of the supreme court can be transferred. The place जो है उसकी वो हमेशा दिल्ली ही रहेगी। No court can give any direction either to the president or any chief justice to appoint any other place regarding the Supreme Court of India. ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो क्लियर ही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट करे या कोई और। ठीक है, ये अथॉरिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिक्लेयर है। सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। I repeat here, the Supreme Court is also known as the apex court of India. तो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग का यहाँ मतलब है कि जो फाइनल होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली सुप्रीम तो कोर्ट तक जब आप पहुंचेंगे उसमें बेसिकली रिट्स ही आती है, अपील्स ही आती है, तो जूरिस्डिक्शन को लेकर ही उनकी अपील्स होती है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी हियरिंग या डिसीजंस होते हैं वो हमेशा बाइंडिंग होंगे, वो हमेशा आपके क्या होंगे, फाइनल ही होंगे। हम इसको कहते हैं द फाइनल अवॉर्ड या फाइनल या बाइंडिंग। ठीक है। ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट डेफिनेटली हर एक हाई कोर्ट पर भी और उनके नीचे जितने भी हायरार्की में जो आपने पढ़ा वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट पर भी उसकी बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हमने एक सिग्निफिकेंट रोल माना गया है इंडिया में, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी 124 आर्टिकल से 147 के बीच में आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। ये आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपका यूनियन ऑफ जुडिशरी के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है। चले जी, इतना क्लियर है। उसके बाद है जी ये आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे, सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर मैंने आप लोग के सामने रखी है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यही है कि इसका जो इंस्टीट्यूशन है दैट वाज सेट अप इन अ दिल्ली, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर कि इसका प्लेस, इसका जो सीट है वो चेंज नहीं हो सकता, ना ही ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हमने बोला है कोर्ट ऑफ अपील और is the highest constitutional court. I repeat here the words which brings in a MCQs types of question, that is the Supreme Court को हम final appeal कहते हैं और is the highest constitutional court. In order to enable it to perform its sacred duties, it has been conferred with the having a wide jurisdiction. वाइड जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे ये मतलब है कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, इसका जो एरिया है या डिसीजंस लेने का या कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट्स को सेटल्ड करने का, इसका बहुत बड़ा वाइड एरिया है इसका। ठीक है। द कोर्ट हियर्स अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इंटरप्रेट एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेफगार्ड्स, और उसको शील्ड करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी शील्ड करता है, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो हमें सिटीजन्स को मिले हैं उनको शील्ड करता है, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जितने भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं इंटर स्टेट या स्टेट और सेंटर का या यूनियन और सेंटर का, जो हम बोलते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में जितनी डिवीजन ऑफ पावर है, हमारा ये क्वासी फेडरल है या फेडरल सिस्टम चल रहा है, तो वो जितने भी डिस्प्यूट हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर के हो या उनके बचाव के लिए हो या फंडामेंटल को ये शील्ड भी करता है, और अगर कोई भी इंटर स्टेट का भी डिस्प्यूट हो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करता है। ठीक है। आगे चले, इतना क्लियर है। इसका हिस्टोरिकल व्यू मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसा कि हमने जो इसका सेटअप है, इसका सेटअप बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए है, लेकिन जो इसका ट्रेस लिया हुआ है हमने वो गवर्नमेंट एक्ट से लिया हुआ है, अगर हम हिस्ट्री देखें। ठीक है। फिर जो एक्ट, ये वाला जो एक्ट है उसमें भी क्या था, एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुडिकेटिंग ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरल स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। फर्दरमोर इसमें क्या बताया है, जो फेडरल कोर्ट है दैट वाज आल्सो एम्पावर्ड टू हियर अपील फ्रॉम देयर हाई कोर्ट्स या कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जरिए। जूरिसडिक्शन और पावर की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के तहत, ठीक है, वो हमारा सिमिलर है टू द फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट जो भी था वो था इस एक्ट में जितने भी फेडरल कोर्ट्स आते थे। ठीक है। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने एस्टेब्लिश किया कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो या किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट हो, उसका इंस्टीट्यूशन किस तरह सा हो, स्ट्रक्चर किस तरह का हो, वो आपके आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है। लेकिन 124 आपका कहता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हमें सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कब बना, 2 दिन के बाद। कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को,
तो उसके 2 दिन के बाद 28 जनवरी को 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑपरेशन में आया, उसका सुप्रीम कोर्ट का जो लागू हुआ, ठीक है। वहां से जो फर्स्ट जज थे उस टाइम हमारे थे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर हरिलाल जी, ठीक है। एच जे केनिया भी इसको कहते हैं, एच जे केनिया, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट जज थे, कब? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। इतना क्लियर है? थोड़ा बहुत ये थोड़ा हिस्ट्री में लेके गई हूँ आप लोग को, ताकि आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी पता चले कि भाई हिस्ट्री में हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे आया, कब बना, उस टाइम कितने जजेस थे। और ये उस दिन की बात है तो उस टाइम आपके 8 जजेस एस्टेब्लिश किए थे। रही बात अब जूरिस्डिक्शन की, इसके जो जूरिस्डिक्शन है वो है आपके 6 जूरिस्डिक्शन। सबसे पहले ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन की बात करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एपिलेंट भी आता है, एडवाइजरी भी आता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और एक रिट जूरिस्डिक्शन भी, ठीक है। और एक आपके इसके पास जो पावर है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारी जूरिस्डिक्शन जो है इस बेस पर, जूरिस्डिक्शन मींस एक पार्ट जिसके जरिए आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। या एक ऐसी चीज जो आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं, अपील कर सकते हैं, किन किन बेसिस पे, या उनके जरिए कौन कौन सा ऐसा एरिया है, जैसे रिट जुरिस्डिक्शन आ गई, उसमें बॉडी को प्रेजेंट करना पड़ता है, डेड बॉडी नहीं, कोई एक इलीगल डिटेन किया गया है, जहां आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट उसमें भी आता है, जैसे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। वो मैटर या सब्जेक्ट मैटर या कौन सा एरिया या कौन से टॉपिक को लेके, आप टॉपिक भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बेस पे हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एरिया आ गया, कौन सा एरिया है। एरिया तो चलो जुरिस्डिक्शन जो इसका है वो वाइड है, जिस तरह से आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, जैसे कोई लुधियाने में किसी का डिस्प्यूट हुआ है, वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करता है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। इट हैज अ वाइड jurisdiction as well as the wide area too, ठीक है। तो चले फिर फर्स्ट आपका jurisdiction स्टार्ट करते हैं, वो है आपका रिट ओरिजिनल jurisdiction। ओरिजिनल jurisdiction आर्टिकल 131 में आपका आता है। 131 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस योर ओरिजिनल jurisdiction। ओरिजिनल से वर्ड समझ ही आ जाता है कि ओरिजिनल वो चीज हो गई जो ओरिजिनली प्रेजेंट करी, ठीक है। इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड एजुडिकेट अपॉन द मैटर एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जो सबसे पहले मैटर आता है, उसके बाद उसको फिर अमेंड या मोल्ड या ऑल्टर वगैरह किए जाते हैं, वो आपके बाकी में आते हैं, लेकिन जो सबसे पहले मैटर आता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एट अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। इतना क्लियर है? फिर आर्टिकल 131 आपका ये कहता है कि ये जो हमारी बताता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द अपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट और द फाइनल अपील कोर्ट, एपिलेंट कोर्ट, वो प्रोवाइड करती है दैट द कोर्ट विल नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, विल बी कॉम्पिटेंट। मतलब ये कि हमें ये प्रोवाइड करती है कि क्या हमारी वो कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट है इस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो डेफिनेटली फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आप लोग को ये पता लग जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस अपील की या इस मैटर का एक्सरसाइज करने का ये कॉम्पिटेंसी है या नहीं। फिर है उसके अंदर जो आपके फर्स्ट आएंगे वो आ जाते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और वन या मोर देन स्टेट, ठीक है। ये आ जाएगा मीन्स सेंटर एंड 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। इसके अंदर आपका ये डिस्प्यूट आ जाता है। दूसरा डिस्प्यूट आ जाता है जहां पे यूनियन या मोर देन वन स्टेट कॉन्स्टिट्यूट वन पार्टी, एंड जहां पे सेंटर और कोई स्टेट एक पार्टी होती है और दूसरी पार्टी होती है 2 या मोर स्टेट्स, ठीक है। मीन्स 2 स्टेट्स या एक स्टेट, ये एक केस बन सकता है। या ये होगा कि डिस्प्यूट बिटवीन
वन स्टेट एंड वन स्टेट, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। ये आ गया सेंटर एंड स्टेट का। ये आता है सेंटर और स्टेट को लेके दूसरे स्टेट्स के साथ। ये आता है एक स्टेट और एक स्टेट का, ठीक है। आप मैं सेंटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स सेंटर। तो आप लोगों ने बहुत बारी केसेस में भी देखा होगा कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनी अदर स्टेट लाइक एबीसी, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, जे-एंड-के, राजस्थान, वैसे करके अलग अलग। तो यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये जो होती है इसका अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखा जाए, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये आ गई, तो ये क्या हो गया, एक सेंटर और एक स्टेट। अगर स्टेट वर्सेस एंड अदर्स भी आ जाते हैं तो वो क्या आ गया, सेकंड नंबर पर आ गया, स्टेट, सेंटर, स्टेट एंड टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। इतना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है कि जो सबसे पहले आता है, विच कम्स अपॉन द मैटर एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट। फिर बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट jurisdiction, दैट इज द writ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच कम्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And this is a very important topic for your question entrance point of view, as well as the very important jurisdiction under the Supreme Court of India, ठीक है। चले जी, रिट jurisdiction क्या होती है? रिट jurisdiction ये होती है, the court enjoys the original jurisdiction in matter relating the enforcement of fundamental rights ऑफ एन इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना है। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके पास एक हथियार है आर्टिकल 32 का नाम का, जिसके जरिए आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसका मतलब ये है कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो स्टेप बाय स्टेप है, हायरार्की वाइज नहीं जाना पड़ेगा। You can directly move towards the Supreme Court via Article 32 of the Indian Constitution, which is also known as the soul and heart of the Constitution, ठीक है। ये बहुत ही important है, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत आपको प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी इंफ्रिंजमेंट होती है आपके फंडामेंटल राइट्स की, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली मूव कर सकते हैं एपेक्स कोर्ट, फाइनल अपील कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो हमने इसका नाम दिया, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम से ये लीगल सिस्टम चल रहा है। जो रिट्स वगैरह है वो हमने इंडिया ने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश लीगल सिस्टम से। और जैसा कि आप लोग को पहले भी पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉमन लॉ मॉडल पे बना हुआ है, दैट मीन्स हमने कुछ बाहर से बोरो किया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है रिट जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन फर्दर 5 टाइप्स की आती है, वो अभी आप लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पोजेस किया है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, विच मीन्स दैट अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट किसके तहत, विद द सुप्रीम कोर्ट विदाउट हैविंग टू गो टू द अपील प्रोसेस। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत भी आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं टू द अपील प्रोसेस। देयर इज ऑल्सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की रिट्स में और हाई कोर्ट की रिट्स में फर्क होगा, ठीक है, क्योंकि जहां पे आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी कुछ आर्टिकल 222 के तहत आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली issue writs to enforce the fundamental rights and not for any other reason. This is the one difference and a very major difference, the writs in Supreme Court and the writs in High Court. Supreme Court के जो writs में जो भी फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन के तहत, उसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होना जरूरी है और कोई भी नहीं। रिट जुरिस्डिक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स रिट जुरिस्डिक्शन में अगर आप फाइल करेंगे तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही वायलेट होने चाहिए, जिसके जरिए आप आर्टिकल 32 के तहत मूव कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स तो होंगे, बकायदा और भी अगर किसी के कुछ राइट्स है वो भी आप हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डाल सकते हैं, हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में, ठीक है।
जिस तरह आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह आर्टिकल 222 ऑफ द फॉर द हाई कोर्ट, ठीक है। इसकी जुरिस्डिक्शन, इसकी रिट जुरिस्डिक्शन में और इसकी रिट जुरिस्डिक्शन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कोई भी वायलेट नहीं कर पाते, तो उसमें आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। इसमें यह है कि फंडामेंटल राइट्स तो हुआ है, और भी अगर कोई उसके साथ राइट वायलेट हुआ है, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, फैमिली वगैरह, अगर कोई भी अपील है तो वो वाली सारी रिट्स आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट की बात आए तो उसमें हमने वेराइटी ऑफ रीजंस बताए हैं, ठीक है, अभी मैंने बताए। तो इंक्लूडिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द बेसिक राइट्स ऑल्सो, बेसिक राइट्स, लीगल राइट्स, नेचुरल राइट्स, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। अब बस हाई कोर्ट में ये बोला है कि उसमें हमने थोड़ी वेराइटीज बताई है आपके रिट्स की, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें सिर्फ हमने जो पावर दी है इश्यूज को मतलब रिट्स को इशू करने का, वो यही बोला है कि वो रीजन सिर्फ एक ही होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो, नहीं तो कोई भी ऐसा रीजन जो बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इतना क्लियर है रिट जुरिस्डिक्शन? यस। रिट जुरिस्डिक्शन की ये कुछ टाइप्स बताई हैं मैंने: हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड को वारंटो। इनके अलग अलग मीनिंग है, छोटे छोटे मीनिंग है, बहुत इजी मीनिंग है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। ये आपके टाइप्स हैं रिट जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल 32 में। चले जी, अब बात करते हैं आपके रिट्स की, ठीक है। सबसे पहली बात जो रिट जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आपका हैबस कॉर्पस, ठीक है। अब हैबस कॉर्पस क्या है? हैबस कॉर्पस का मतलब होता है व्हेन एनी पर्सन और एनी बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन हो जाए, ठीक है, या कोई भी इलीगल डिटेन हो या अनलॉफुल के जरिए उस बंदे को डिटेन किया गया है, ठीक है। इस रिट के जरिए द प्रोडक्शन ऑफ द डिटेनी बिफोर द कोर्ट इज पॉसिबल, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ द इफेक्ट। इसका इफेक्ट जो लिया था वो हमारे 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुआ, जिसके अंदर डी के बासु का बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बताया हुआ है। डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, गुजरात है, वो आप देख लीजिएगा। वो मैं आपको बता दूंगी भी केस लॉस कैसे पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको लोगों के लिए केस लॉ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें 11 प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस बताए थे पुलिस स्टेशन या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें उनको बोला था कि 24 घंटे के अंदर, बहुत सारे हैं 11 गाइडलाइन, सबसे नंबर 1, जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो तो उसके किसी ना किसी फैमिली या किसी फ्रेंड को बता देना चाहिए, फैमिली मेंबर को। नंबर दूसरा था कि भाई अगर किसी को भी 24 आवर्स के अंदर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी की जाए, 48 आवर्स के अंदर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो। मेडिकली अगर कहीं ऐसा ना हो, इसलिए किया जाता है जैसे बहुत लोग टॉर्चर में या इन्वेस्टिगेशन में या इंटेरोगेशन के टाइम कस्टडी में ही डेथ हो जाती है, कस्टोडियल डेथ जिसका नाम लिया था, ठीक है। उसमें ये जरूरत पड़ी कि क्या पता वो बंदा पहले से हार्ट पेशेंट हो या उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि आप पुलिस वालों का सिर्फ एक ही थोड़ा सा बोलने पे या थोड़ा ऊंची आवाज में बोलने से उसका हार्ट में प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। इसलिए 48 आवर्स के अंदर उसका मेडिकल भी किया जाता है, और उसको फोन कॉल्स भी जरूरत होती है, उसका एफआईआर भी लगा होता है। वो सारी गाइडलाइंस आपके पुलिस डिपार्टमेंट में एक केस के बाद हुआ था, सो सभी आपका जो हैबस कॉर्पस आया वो उभर कर आया, ठीक है। तो इस रिट को बेसिकली प्रोवाइड करने का मतलब ये था कि अगर कोई भी इलीगल डिटेन हुआ है तो उसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। को वारंटो, अब आती है बात को वारंटो की बात। इस रिट को दिस रिट was issued by a court to a public officer requiring him to explain the authority जो उसने एक्शंस ली हो, ठीक है। ये कोर्ट
को वारंटो मीन्स क्वेश्चन रेज करती है पब्लिक ऑफिसर से कि जो तुमने अथॉरिटी ली या कोई भी एक्शन लिया उसके एक्सप्लेनेशन मांगती है। सिंपल, ये रिट उनके लिए होती है। फिर आती है मैंडमस की बात। मैंडमस में बेसिकली ये है कि इट दिस रिट ऑफ मैंडमस टू डायरेक्ट पब्लिक ऑफिसर टू रिज्यूम द डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक ड्यूटी। उसको वो डायरेक्शंस देती है कि तुम अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर दो। वो रिट्स उनके लिए होती है। ठीक है, ये सिंपल है, ये भी क्लियर हो गया है। फिर आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब जहां पे प्रोहिबिट किया हो किसी चीज को लेके, मींस ये वाला दिस रिट वाज इशूड टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो हायरार्की में सबसे नीचे वाले कोर्ट्स आते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंडर जितने भी आते हैं, उन कोर्ट को एक रिट प्रोवाइड किया जाता है। कोर्ट इसको इशू करती है कि जितनी भी मतलब डज नॉट गो एंड एक्सीड करे वो अपने जूरिस्डिक्शंस को। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास उसकी जूरिस्डिक्शन वो नहीं थी, उसने अपनी जूरिस्डिक्शन को बियॉन्ड कर दिया, एक्सीड कर दिया, तो वो क्या करती है, कोर्ट इशू करती है। अब ये वाला कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रिट प्रोवाइड करेगी, इसके जरिए प्रोहिबिशन के जरिए फ्रॉम प्रिवेंट करती है उसको फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन जहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट काम कर रही है। ठीक है, तो ये कोर्ट आ गई, ये वाला रिट आ गया किसके पास, कोर्ट्स के पास। ये ऑफिशियल ड्यूटी कि डिस्चार्ज कर दो, ठीक है, और ये आ गया उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। को वारंटो मीन्स क्यों, क्यों आ गया तो क्वेश्चन पूछती है। मैंडमस आ गया जो मैंडेटरी है, वो उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, कि भाई अपनी जो रिज्यूम की थी तुमने उसको पब्लिकली डिस्चार्ज कर दो। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हो गया जहां पे वो उसको प्रोहिबिट करे। ठीक है, सर्शियरी जहां पे वो सर्टिफाइड करे, ये आ जाता है इससे रिलेटेड। वो क्यों आ जाता है इससे रिलेटेड, क्योंकि जहां पे कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी जूरिसडिक्शन को एक्सीड कर दे, जहां पे उसकी जूरिसडिक्शन एक लिमिटेड थी, वहां पे वो उसको एक्सप्लेनेशन मांगता है। कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट मांगेगी कि भाई हमें एक्सप्लेन करो, अगर तुमने कोई भी नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यूज किया तो वहां पे हमें सर्टिफिकेट मतलब टू सर्टिफाई। ठीक है, वहां पे वो उससे एक्सप्लेनेशन, जस्ट अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टू टेकन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। चले जी, फिर बात आती है आपकी एपिलेंट कोर्ट्स की। एपिलेंट कोर्ट्स या एपिलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपके आर्टिकल 132 से और 133 मींस 132 133 प्रोवाइड करता है एपिलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच स्टेट्स दैट इट कैन एंटरटेन एन अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट्स जजमेंट ऑल्सो। ठीक है, अगर कोई भी डिक्री पास है, फाइनल ऑर्डर है, that provided that the High Court certifies that the matter involves a substantial question of law। ये बात आ जाती है जहां पे आपको जैसे हाई कोर्ट ने कोई अपील या कोई भी डिक्री पास किया है, एपिलेंट जूरिसडिक्शन की वजह से आप हाई कोर्ट में उसको एंटरटेन कर सकते हो अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर, प्रोवाइड दैट द हाई कोर्ट विल सर्टिफाई दैट द मैटर इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, वो उसमें मीन्स एंटरटेन करेगी। ठीक है, फिर बात आती है इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। अब बात आती है एपिलेंट जूरिसडिक्शन की, इसकी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपकी रिट जुरिस्डिक्शन 5 प्रकार की थी, एपिलेंट जुरिस्डिक्शन आपके 4 प्रकार के हैं। चले जी, ये बात आती है अब आपके एपिलेंट जुरिस्डिक्शन की, जो कि आपके आर्टिकल 132 और 133 में आता है। इन 2 आर्टिकल में आपको पढ़ने हैं एपिलेंट जुरिस्डिक्शन के बारे में, दैट इज आपके जो 4 टाइप्स के दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है अपील इन सिविल मैटर्स। जाहिर सी बात है, जहां पर भी आप कोर्ट में जाते हैं या अपील करते हैं या मैटर होता है,
वो या तो आपका सिविल मैटर का होगा या तो क्रिमिनल मैटर का होगा। ठीक है, ये इतनी बात आ गई, ये तो पहले से क्लियर है, अपील इन अ सिविल एंड क्रिमिनल। फिर बाकी दो क्या आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है। सिविल और क्रिमिनल तो आगे आपके सब्जेक्ट को लेके, जाहिर सी बात है सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है। व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आपके वो मैटर्स आते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जहाँ पे आपको अपील करना पड़ता है हाई कोर्ट के डिसीजंस पे, या फिर आपको उससे हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, सर्टिफाई करना पड़ता है कि भाई जो भी उसने अपील करी थी वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिपेंड हो। जब भी अपील करते हैं ना, या तो लॉ पे बेस पे होता है या तो फैक्ट के बेस पे, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट पे अगर होता है तो उसमें आपके रेस सब जुडाइस रेस जुडिकेटा भी लग जाते हैं कभी कभार, जैसे सेम पार्टी है वो है तो उसमें वो लग जाते हैं, वो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में तो हमारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है हमेशा, तो वही उसी चीज को लेके हम चलते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल को इंटरप्रिटेशन, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, अब जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो आपका सिविल या क्रिमिनल का है, नहीं है ना, तो तभी आपका उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, ये आपका एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, सिविल तो सिंपल सी बात है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कंपनसेशन हो, डिफेमेशन हो, ये सारी चीजें आपके सिविल में आती हैं, या फैमिली के कुछ डिस्प्यूट हो मैरिज को लेके, वो भी आपके सिविल मैटर्स में आते हैं। ठीक है, फिर बात आती है क्रिमिनल का। क्रिमिनल को वही होता है जहाँ पे ऑफेंस हो, जहाँ पे पनिशमेंट हो, तभी आपके आईपीसी में पनिशमेंट्स दी हुई है, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आपका प्रोसीजर चलता है। ये क्रिमिनल और सिविल तो क्लियर है क्योंकि पहले ही आपका बहुत सारा रिवाइज हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का यही मतलब होता है कि जहां पर भी रिट्स की बात आती है या फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है। जहाँ पे इनकी बात आती है डेफिनेटली आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल से केसेस है, एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी टेकन against any high court decision if the high court certifies that the issue contains a substantial portion of law, जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है एपिलेंट में, एपिलेंट जुरिस्डिक्शन में। फिर बात आती है एनी स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव। ये आपका एक एक्सेप्शनल केसेस में ले लो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, ठीक है, रेंडर्ड बाय एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल इन द कंट्री एट इट्स डिस्क्रिशन। इसका मतलब ये है कि स्पेशल बाय अपील बाय स्पेशल लीव वहां पे जहां पे एक अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ये ग्रांट करे एक स्पेशल लीव के थ्रू, जहां पे उसको लगता है अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, चाहे वो जजमेंट हाई कोर्ट ने दी हो या किसी भी ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल का मैंने आप लोग को पहले भी बोला, हमारे इंडिया में कैट चलता है। कैट इज नॉट अ कैट, बिल्ली नहीं है, इट्स अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जहाँ पे आपके मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स के केसेस चलते हैं, या सर्विस मैटर्स लॉ मतलब डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी स्पेशल लीव में आती है, और स्पेशल लीव का आपका इसमें ये भी आता है, एक्सक्लूड करता है वो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है कि वो मिलिट्री के ट्रिब्यूनल्स या कोई भी कोर्ट मार्शल को इंक्लूड नहीं करता। दैट मीन्स जितने भी आपके ये काम है मतलब स्पेशल लीव में, वो आएंगे सर्विस मैटर्स को लेके, या कोई भी ऐसा जजमेंट जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने दी, वहां पे एज ए स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट इसके तहत उससे सर्टिफाई कर सकते हैं या उससे ग्रांट ले सकते। ठीक है, इतना क्लियर है ये चार अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। चले जी, अब बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बेसिकली क्या है, एडवाइजरी से नाम ही पता लगता है कहीं से एडवाइस लेना या किसी को एडवाइस देना। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है किसी से एडवाइस लेना या किसी को एडवाइस देना, तभी इसका नाम डाला हुआ है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है।
फिर जब बात आती है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत आपको एडवाइजरी जूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 143 में कन्फर्स करता है कि ये एक अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके जूरिसडिक्शन के अंदर आती है। और एडवाइजरी जूरिसडिक्शन बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट। ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से, ठीक है, और किसी से नहीं। प्रेसिडेंट से वो एडवाइस लेता है, उसका ओपिनियन लेता है, या किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लेके, या कोई भी ऐसा मैटर आता है जो पब्लिक के लिए हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, उन सब चीजों में आपका सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से अपनी राय लेता है, एडवाइस लेता है, ओपिनियन लेता है। ठीक है, वेयर द प्रेसिडेंट कंसिडर्ड ऑब्टेनिंग सच ओपिनियन बी एक्सपीडिएंट। ठीक है, मीन्स उसको उसमें अगर वो नहीं भी ले सकता, मतलब वो अपनी राय दे सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ने अगर कुछ बोल दिया वो बाइंडिंग हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे। वो उसको मान भी सकता है और नहीं भी, सिर्फ वो अपनी राय देगा, ओपिनियन देगा, अपना एडवाइस देगा। ठीक है, इस पे प्रेसिडेंट भी में सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन टू टाइप्स ऑफ इशू। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत सिर्फ दो क्वेश्चंस पे, दो टाइप्स ऑफ मैटर्स पे। वो कौन कौन से हैं? या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिलेटेड हो, या कोई अग्रीमेंट ट्रीटी जैसे करनी होती है। ठीक है, या कोई भी ऐसा एंगेजमेंट कोवेनेंट को लेके हो, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेकर इस तरह से वो ड्राफ्ट कर सके, इस तरह से आपके लॉज बना सके ताकि पब्लिक को ग्रीवेंस ना हो। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिसपे पब्लिक बहुत भड़क भी जाती है। ठीक है, इसलिए कभी कभार आपके प्रेसिडेंट को भी एडवाइस लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि वो पब्लिक की डिमांड पूरी कर सके, या पब्लिक के कुछ ऐसे ना हो कि उसको लगे कि इस लॉ को बनाने के बाद कुछ डिस्प्यूट हो सकेगा पब्लिक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट may or may not submit its opinion to the president at a very first instance, but अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरा ओपिनियन उसके साथ नहीं लगेगा, या वो नहीं भी देना चाहे, पर उसको एक रिपोर्ट जरूर सबमिट करनी होती। ठीक है, ताकि वो उसको लगे कि इसने कुछ दिया है। सेकंड केस में तो उसको करना ही पड़ता है। पहले आप ले सकते हैं, पहले जैसे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली, फर्स्ट ओपिनियन में उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर दूसरी बारी भी पूछे तो उसको उसके रिपोर्ट जरूर देनी पड़ती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग इज अ जस्ट एडवाइजरी रादर देन बाइंडिंग इन बोथ द केसेस। चाहे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ले या किसी को एडवाइस दे, जरूरी नहीं है कि वो अपनी इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से उसके ऊपर बाइंडिंग करे। ठीक है, वो फाइनल करे। जैसे अगर प्रेसिडेंट ने कोई ओपिनियन दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट माने। ठीक है, ये बात आ जाती है आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से तहत। फिर बात आती है कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑल्सो। वही सेम जो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग हो, तो वो इग्नोर भी कर सकता है उस ओपिनियन को। सिमिलर टू द ओरिजिनल jurisdiction, the advisory jurisdiction also stems from the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 में हमारा ये एस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो ये उसमें दिया हुआ है जो आपके गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में 1935, उसके अंदर जो है सेक्शन 213 दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, और उसमें भी जुरिस्डिक्शन जो फेडरल कोर्ट का दिया है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का सेम ही बताया है, और इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है 143 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। ठीक है,
और सिंपल यही बताया हुआ है कि 143 जो है वो एडवाइस लेती भी है और एडवाइस देती भी है, पर ये बाइंडिंग नहीं होता, वो उसको इग्नोर भी कर सकता है। तो ये बेसिकली ये है कि ये रिलेशन बताता है कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये आपस में कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो जी, फिर बात आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बेसिकली अब इसका हिंदी मीनिंग तो सिंपल यही है कि कोर्ट के जितने भी रिकॉर्ड होंगे, ठीक है ना, या कोर्ट का कुछ रिकॉर्ड, यही मतलब निकलता है इसका। तो बात इसमें आ जाती है, इसमें दो पावर्स बताई हुई है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। नंबर एक बताया है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है या कोई भी ऐसा केस होता है, जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है, सुनवाई चलती है सुप्रीम कोर्ट में, या आपकी हियरिंग्स जितने भी होते हैं, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के तो बहुत ही ज्यादा हियरिंग्स होती हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड ही होता है, वो तो मीडिया में भी चल रहा होता है। लेकिन ऐसे भी मीडिया के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस होते हैं, दैट ऑल आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, वो क्यों रेफरेंस में लेते हैं? ताकि आपके प्रेजेंट केसेस को हम पीछे वाले केस के साथ रेफर कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कॉमन लॉ में बताया कि हम बोरो किए हैं हमने बाहर से, तो हमारा इसमें यूज होता है वर्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो भी पुराने केसेस होते हैं, हम उसको रेफर करते हैं। रेफर मीन्स ताकि वो हमारे प्रेजेंट केस में हेल्प करे। जिस तरह से सेम मैटर है, सेम सब्जेक्ट मैटर हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इस केस, ये पहले भी ऐसा मैटर आ चुका है कोर्ट में, तो इस केस में हमारे जजेस ने ये जजमेंट सुनाई थी, तो हम इस तरह से केस को रेफर करते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, या हम इसको बोलते हैं केस रेफरेंस। ठीक है, आप इसको प्रेसिडेंट ही बोलेंगे, जिसका मतलब है जो हम रेफरेंसेस देते हैं लॉ में। जिस तरह आपने अगर कोई भी किताब ओपन करी है, तो उसमें भी रेफरेंसेस दिए होते हैं, तो आप अपनी यहाँ से घर जाके आप लोग अपनी किताब के पीछे लास्ट वाले में या फ्रंट कंटेक्स्ट में भी लास्ट में, जैसे बिब्लियोग्राफीज वगैरह होती है, तो वैसे ही रेफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। सिंपल मीनिंग है, जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि उनको एज अ क्वेश्चन रिगार्ड किया जाए प्रेसिडेंट के हिसाब से, एंड फॉर रेफरेंस इन द लॉ। इट हैज द अथॉरिटी टू पेनलाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो। नंबर वन, अगर कोई भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में इसका जो दूसरा पावर है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या मिसकंडक्ट हो, तो वो पेनलाइज भी करता है उनको। ठीक है, इट ऑल्सो स्टेटेड दैट इट हैज द अथॉरिटी टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ओनली, नॉट ओनली इटसेल्फ बट कोई भी हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट या ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द कंट्री। मतलब ये है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट में भी मिसकंडक्ट होती है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में या इवन द ट्रिब्यूनल्स में भी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उनको पेनलाइज करे। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डेफिनेटली सिविल और क्रिमिनल मैटर का ही होगा। तो इसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे वो प्रूव कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपने पास भी पावर होती है कि अगर उसके कोर्ट में भी कुछ ऐसा हो तो वो भी उसको पेनलाइज करेगा। और वो ये होता है कि क्रिमिनल और अटेम्प्ट, क्रिमिनल और सिविल मैटर का भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। विलफुल डिसओबीडियंस टू अ कोर्ट्स जजमेंट, ऑर्डर या कोई भी रिट, अदर प्रोसेस, willful breach of an undertaking provided to a court is referred to a civil contempt। ठीक है, willful मतलब सिविल नेचर का यही हो गया कि जो सिविल का हो, जैसे डिफेम कर दिया, इरेस्पेक्ट कर दिया किसी की रिट को या जजमेंट को। ठीक है, क्रिमिनल हो गया जहाँ पे वो ऐसा कुछ परफॉर्म करे जो टोटली मिसकंडक्ट हो, जो स्कैंडलाइज करे कोर्ट को, तो वो आपका क्रिमिनल मैटर का हो जाता है। ये बात आ गई क्रिमिनल की और ये बात आ गई सिविल की। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इतना क्लियर है। चले जी, अब करते हैं बात
power of judicial review. This is a very important topic and a very short topic, but as a legal point of view, this is a very wide and the strongest topic around the throughout the constitution. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड अंडर द jurisdiction of Supreme Court of India, which comes and including under article 124 से 147 के बीच में. So basically the judicial review is the power of Supreme Court to consider the constitutionality of both federal and the state legislative enactments and presidential actions too. जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को लेकर हो, स्टेट सेंटर का हो, मींस फेडरल हो, या कोई भी स्टेट की लेजिस्लेटिव जो इनेक्टमेंट्स दी जाती है लेजिस्लेशन को लेके या बिल्स को लेके या लॉज जो बनते हैं या प्रेसिडेंशियल की कोई भी एक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की. अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर तो है, क्या क्या पावर है वो पता चल गई. जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशरी के पास ये पावर आ जाती है कि वो बोथ ऑर्गन्स जो आपके दो और है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उन दोनों के काम सही से चल रहे हैं या नहीं, वो उसको वॉच करती है. उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर आ जाती है कि भाई वो उनका देखे, उनके सिस्टम को देखे. ठीक है, अगर कोई भी लॉज बन रहे हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास मीन्स जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जुडिशियल रिव्यू कर सके. जुडिशरी रिव्यू में बात आ जाती है. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर देम इलीगल, इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, और कोई भी उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट enjoyed review jurisdiction under article 137. ठीक है, ये याद रखना है आपको, of the constitution, and this article provides that the supreme court has the power to review its own judgment also. ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट्स को या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी आपका जुडिशियल रिव्यू का पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो अपने खुद के जो उसने अनाउंस किए हैं जजमेंट्स, उसको भी जुडिशरी रिव्यू में कर सकती है. ठीक है, अब ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है was envisaged under part 8 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत इसमें उसके पास ये पावर्स बताई है. जिस तरह हाई कोर्ट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या एडवोकेट्स अपने एडवोकेट एक्ट के तहत रूल्स फॉलो करते हैं, उनकी सर्विस उसमें है, उनकी ड्यूटीज, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू प्लीड इन फ्रंट ऑफ जज, हाउ टू बिहेव, मिसकंडक्ट अगर हो तो वो भी उसी में दिया हुआ है. उसी तरह आपके सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के पावर के बारे में या जुडिशियल रिव्यू का जो इसके पास जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बताया हुआ है. ठीक है, अ रिव्यू एप्लीकेशन कैन बी मेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days ऑफ द कंसर्न जजमेंट. जैसे ही कोई भी जजमेंट अनाउंस होती है, जजमेंट, ठीक है, अपने सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट का उस विद इन 30 days में अप्लाई कर सकती है. दैट मीन्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी मेड विद इन द 30 days. जिस तरह अपील करने की लिमिटेशन दी हुई है विद इन द 90 days, उसी तरह पावर जो है इसका जुडिशियल रिव्यू का वो 30 days का है. ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है. जो जो चीजें मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, दैट मीन्स दैट विल डेफिनेटली कम और कैन मे बी कम अंडर द CUET एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, फर्दर मोर जो इसकी एप्लीकेशन है मस्ट हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. डेफिनेटली जब भी कोई एप्लीकेशन फाइल करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में करेगा या किसी हाई कोर्ट में करेगा, हाई कोर्ट के पास भी पावर है ये, सुप्रीम कोर्ट में करेगा तो डेफिनेटली एक आपके पास एडवोकेट का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, और वही एडवोकेट जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे. द सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट
आर्बिट्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन मीन्स, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लॉ तो बनाते नहीं है बट दे कैन इंटरप्रेट द लॉज, ठीक है। तो इट हैज द पावर ऑफ द ऑफर टू अल्टीमेट वर्ड ऑन द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस as well as the language which was employed in the document। उसी के पास है कि एक लास्ट ऑप्शन रहता है, लास्ट आर्बिट्रेट है आपका सुप्रीम कोर्ट, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेके या आपकी कोई भी ऐसे हो चाहे लैंग्वेज जो भी एम्प्लॉयड की है उसमें डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फर्दर मोर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 137 of the Constitution of India, which says that the Supreme Court enjoy the review jurisdiction and it has the power to review the subordinate courts judgments, फेडरल या स्टेट लेजिस्लेटिव के इनैक्टमेंट्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस, ठीक है। ये बात आ जाती है आपकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। फिर बात आते हैं आपके, मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट और उसकी जुरिस्डिक्शन से रिलेट करते हैं। सबसे पहले, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड? डेफिनेटली 28 जनवरी 1950, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 2 दिन के बाद, बनने के 2 दिन के बाद, ठीक है। फिर हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? डेफिनेटली 31। और प्रेजेंट की बात आती है, अगर ये पूछे हाउ मेनी जजेस आर फिक्स्ड एट द सेटअप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो फर्स्ट फिक्स किया गया था 8 जजेस का, जिसमें इंक्लूड था 1 CGI मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 7 अदर जजेस, ठीक है। ये बात आ गई जो फर्स्ट फिक्स किया गया था। फिर है व्हाट डज द रिट ऑफ मैंडेमस मीन्स? मैंडेमस का मतलब होता है मैंडेटरी पार्ट। ये जो पर्सन अरेस्टेड हुआ था, पर्सन की बात आ गई, तो ये बात आ गई आपकी हैबस कॉर्पस की। इट इज इशूड व्हेन अ ऑफिस होल्डर इज फाउंड टू मिसयूज हिज ड्यूटीज। तो डेफिनेटली ये मैंडेटरी पार्ट दी है कि वो उसको प्रिवेंट करता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटीज, तो वो मिसयूज फाउंड, इफ देयर इज एनी मिसयूज ऑफ हिज ड्यूटीज, तो ये आपका मैंडेटरी पार्ट मीन्स मैंडेमस, ठीक है। ये वाला इलीगली होल्डिंग द पोजीशन, ये तो नहीं है, ऑफिस की बात आ जाती है यहाँ पे। हायर कोर्ट्स दे फाइंड द लोअर कोर्ट्स हैव एनी, ये भी नहीं है, ठीक है। चले जी, अब बात आती है, और भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया वाज सेटअप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ये सेटअप हुआ था इस टाइम, अगर जो हमने लिया हुआ है एक्ट, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आता है विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? डेफिनेटली हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी आपका सुप्रीम कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है। फाइनल अपील कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है। और लास्ट आर्बिट्रेट आपका सुप्रीम कोर्ट है। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ इंडिया कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात आ जाती है तो इसमें आपका पहले सेंटर और स्टेट का आता है, सेंटर स्टेट और अदर स्टेट का आ जाता है, और फिर स्टेट और स्टेट के बीच में भी आती है। एपिलेंट की बात आ जाए तो ये तो अपील करने वाला है, ठीक है। एडवाइजरी आ गई तो जो एडवाइस लेता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, जाहिर से पता है, स्टेट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी बताया हुआ है। हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ इंडिया? जो मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि तब जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना तो सबसे पहले जो जज थे वो थे हरिलाल जी केनिया, ठीक है। HJ केनिया भी इसको कहते हैं। चले जी, अब आपका और कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने हैबस कॉर्पस से रिलेटेड। हैबस कॉर्पस मींस इलीगली डिटेन या उसको प्रोड्यूस करना कोर्ट के सामने, बॉडी बात आ जाती है। तो अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो बॉडी की बात आती है। तो ये हैबस कॉर्पस का फर्स्ट वन इज करेक्ट। इशूड एन ऑफिस होल्डर मिसयूज, ये क्या आ जाता है आपका मैंडेमस का, ठीक है, ये मैंडेमस का पार्ट आ गया। फिर है इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट्स देन लोअर कोर्ट्स, तो आपका सर्टिफिकेशन बनता है वो, ठीक है। तो बात आ जाती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ
को टू एग्जामिन whether the legislative executive ये अपने काम कर रहे हैं या नहीं, फेडरल जो बात आ जाती उसको रिव्यू करना, देखना उसका पास चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। फिर बात है इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, मीन तो है वो टोटली आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो मैं अभी भी रिपीट करूंगी, सिंगल इंटीग्रेटेड, ये अपने किसी भी डर दबाव से काम नहीं करती, इट इज टोटली। तो ये रहा आपका लेक्चर ऑन द जुडिशरी पार्ट, जो आपका आज का टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट और उसकी जुडिशरी। बाकी थैंक यू सो मच।